diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy और सर हिस्टोपैथोलॉजी का एक बार आप पॉइंट रिपीट कर दीजिए, आवाज ही नहीं आई थी, थोड़ा सा ही हुआ है। अच्छा, जो ठीक है हिस्टोपैथोलॉजी का जो पॉइंट था, हाँ, इन हिस्टोपैथोलॉजी सर आपने लिखवाया था हिस्टोपैथोलॉजी इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेट इन द, इसके बाद infiltrate cells in the abnormal area of myocardium. In the abnormal area of myocardium. एक बार फिर से सेंटेंस को रिपीट कर दीजिएगा, अभी भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कुछ भी और छुटा है। Inflammatory cells infiltrate in the abnormal area of myocardium. शुरू से बताइएगा जहाँ से आप बोल रहे थे। हिस्टोपैथोलॉजी इन इन्फ्लेमेटरी, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ, देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ARVD और ARVC। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ सी से क्या होगा? सी से कार्डियोमायोपैथी। ओके सर। एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथी और डिस्प्लाजिया shows inflammatory cell infiltrate in the abnormal area of myocardium। अभी क्लियर है? यस सर। पूरा हुआ, वो बीच में आवाज की वजह से बीच में सारा कट गया था। तो ये डायग्राम होगा उसके साथ आपका हिस्टोपैथ का, क्योंकि बायोप्सी यहाँ पे जितनी भी डायग्नोसिस है, ज्यादातर डायग्नोसिस हम बायोप्सी से कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं। अब आपने देखा कि जो पैथोलॉजी का पेपर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, पैथोलॉजी पढ़ाई गई थी वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके नॉलेज के हम डायग्नोसिस नहीं निकाल सकते, और विदाउट डायग्नोसिस हम ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चला सकते कि हम जो है वो फिर ट्रीटमेंट दें। तो हमें पता है कि ये रिपोर्ट सर हम लोग बायोप्सी करेंगे या फिर सर कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं बायोप्सी? बायोप्सी आपको करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बायोप्सी करने के लिए आप जो सुपर स्पेशलाइजेशन, जो मतलब यहाँ तक कि एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं और एमडी जो होते हैं वो भी नहीं करते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने स्पेशली कार्डियो पैथोलॉजी किया होता है कि हार्ट के बीट्स, ऐसे नहीं कि हार्ट के बीट्स को रोक दें और आप उसके बाद उसकी बायोप्सी करें। बीटिंग हार्ट की बायोप्सी करना होती है कि हार्ट बीट करता रहे और वहां से आपको टिश्यू निकालना है, टिश्यू निकाल के बाहर ला के उसकी स्लाइड बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि बटन ऑफ कर दिया, हार्ट रुक गया, फिर आपने निडल डाली, उससे टिश्यू लिया, तो लेने के बाद और वन प्रिक में ही आना चाहिए, वन प्रिक में ही बढ़िया टिश्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बार बार प्रिक कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि वेन ढूंढ के नहीं मिल रही, वेन ढूंढ के नहीं मिल रही है, कैसे करें? जी सर, जैसे नोड में से भी निकालते हैं सर, तो वो भी बार बार निकालते हैं। नोड में भी बायोप्सी करते हैं तो बार बार नीडल डालते हैं, बार बार नीडल डालते हैं। हाँ, परफेक्ट हैंड होना चाहिए, एक बार में सही से आ जाए। ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी, ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी, in this condition thrombus develops on the endocardium of the apex and inflow segments of one or both ventricle. वेंट्रिकुलर कैविटी अगली हम पढ़ रहे हैं, अगली कार्डियोमायोपैथी। सर आपने डायग्नोसिस उसका पॉइंट लिखवा के डायग्नोसिस में लिखवाई। अच्छा, डायग्नोसिस में लिखिए, डायग्नोसिस में लिखिए बायोप्सी, बायोप्सी ऑफ मायोकार्डियम, बायोप्सी ऑफ मायोकार्डियम। ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी, ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी, ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी is a type of
Obliterative cardiomyopathy is a type of cardiomyopathy in which thrombus develop अब भी लिखिए, फिर हम सब समझाएंगे. In this condition, thrombus develop on the endocardium of the apex एक मिनट में अभी आ रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, बस 2 मिनट. मीटिंग खत्म की मसला क्या सही नहीं है यार जिसने काम अभी जो किया है सर ने अभी तक लिखवाया वो जिसने लिखा है वो प्लीज ग्रुप पे सेंड कर दे. प्रेस मतलब अब तक जो लिखवाया है अब तक आज का काम आज वही तो मैं कह रही हूँ, कहा आज का मैं कर दूंगा. राइटिंग से मैं कर लूँ ऐसे लिखा है. क्लास ज्वाइन नहीं किया था क्या स्टार्टिंग में? वॉशरूम चली गई थी मैं. अच्छा ठीक है, कर दूंगी मैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Obliterative cardiomyopathy is a type of cardiomyopathy in which बस thrombus develop on the endocardium of the apex. Thrombus develops on the endocardium of the apex and inflow segments of one or both ventricle. लिख लिया? यस सर. तो ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी जो होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो थ्रोम्बस है मतलब ब्लड क्लॉट जो होता है वो डेवलप होता है और ये एंडोकार्डियम के ऊपर डिपॉजिट होता है, डेवलप ऑन द एंडोकार्डियम, क्योंकि सबसे अंदर की लेयर एंडोकार्डियम होती है, तो उसी के ऊपर ये क्लॉट फॉर्म होता है और स्पेशली जो होता है एपिक्स में होता है और इनफ्लो सेगमेंट में होता है,
दोनों वेंट्रिकल के। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम डायग्राम दिखाएंगे। जी सर। The ventricular cavity begins to be obliterated and tricuspid and mitral wall are involved. The thrombus undergoes conversion to fibrous tissue as the disease progresses. The ultimate expression is of a small ventricular cavity with massive endocardial thickening by fibrosis, leading to the condition known as endomyocardial fibrosis. जो ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी है, ऑब्लिटरेटिव मतलब ये होता है कि किसी चीज को खत्म कर देना, मिटा देना, इरेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब किसी चीज को, कोई चीज मिट जाए, इरेज हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों वेंट्रिकल में जो एंडोकार्डियम है उसके ऊपर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन होता है, ये थ्रोम्बस जो है धीरे धीरे बाद में फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है ये थ्रोम्बस जो है फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है और एंड में क्या होता है जाके ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये वेंट्रिकुलर कैविटी को पूरी तरह से थिक कर देता है, भर देता है। तो जो कैविटीज हैं वो छोटी हो जाती हैं। कैविटीज के छोटे होने के साथ साथ जो इनफ्लो सेगमेंट्स है, मतलब इनफ्लो जहां से ब्लड अंदर की तरफ आता है, मतलब ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल, वो दोनों भी ब्लॉक होने लगते हैं। कैविटी भी छोटी होने लगती है और जो वाल्व हैं वो भी ब्लॉक होने लगते हैं। बात समझ में आई कि ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि इसमें जो एंडोकार्डियम होती है दोनों वेंट्रिकल की, उसमें एपिकल रीजन में और इनफ्लो सेगमेंट में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे थ्रोम्बस कन्वर्ट इनटू फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, रिजल्ट्स इन decrease in the volume of the cavity and block the entry of blood from the both atrium, क्योंकि mitral valve और tricuspid valve ही इस डिपोजिशन की वजह से खराब हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस कहते हैं। एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस कहते हैं। इस तरह से जो ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी होती है, देखिए जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये रेड पोर्शन लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल में जो एपिकल रीजन है, जो वो तो पूरा ही जो एपिक्स है उसका पूरा ही चारों तरफ से कवर हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल का। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमेशा ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो राइट वेंट्रिकल है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि इसकी वॉल जो है पतली मस्कुलर होती है और इसकी बहुत मोटी होती है। लेफ्ट की, राइट की पतली होती है, लेफ्ट की मोटी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड क्लॉट जमा हुआ है ये फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और कैविटी को छोटा कर देता है। अब आपका एग्जाम से मतलब रखने वाला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि डिफरेंशिएट एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लासिया एंड ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी। ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी एंड एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लासिया। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किसको करना आपने बताया? डिफरेंशिएट इन्हीं दोनों को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिटरेटरी एंड एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लासिया और कार्डियोमायोपैथी। समझ में आई बात?
इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम आपको डिफरेंस लिखवाएंगे कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पूरा कर लेते हैं ऑब्लिटरेटिव को। हाइपर इस्नोफिलिया persist and degranulated eosinophils are present in the circulation, the deposition of the thrombus continuous. Cases in which the eosinophilia occurred in the single episode in the past may present at the end stage of the disease with massive endocardial fibrosis. Fibrosis restricting both ventricular contraction and cavity volume. Recognition of the cause can only be made by the history of previous disease like to be associated with increased eosinophilic activation. ठीक है, अब आप लोग कॉपी में सर हिस्टोफिलिक अब वो सब हम समझाएंगे, वो सब अभी हम बताएंगे। अगर अभी हम आपको बताने लगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आप डिफरेंस के लिए बीच में लाइन खींचिए कॉपी में। एक साइड में आप लिखिए एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लाजिया और कार्डियोमायोपैथी। दूसरी तरफ आप लिखिए ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी। पहला पॉइंट है डेफिनेशन का। Arrhythmogenic right ventricular dysplasia is a pathological condition in which transmural replacement of the myocytes by adipose tissue. By adipose tissue. Obliterative cardiomyopathy में लिखिए obliterative cardiomyopathy is a pathological condition in which thrombus develops on the endocardium of the apex Hey. बहुत हो गई। of the apex करवाओ। and inflow segment of one or both ventricle. लिख लिया? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखिए this type of pathology
mostly seen in right ventricle. दूसरी तरफ लिखिए, this type of pathology seen in both ventricle. आ गए तुम लोग? थर्ड पॉइंट लिखिए, लिखिए फाइब्रोसिस ऑफ abnormal myocytes result in aneurysmal dilatation. ANEURYSMAL, aneurysmal dilatation. दूसरे साइड लिखिए, thrombus converts into fibrous tissue. सर वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, the thrombus convert into fibrous. है ना फाइब्रोसिस ऑफ एब्नॉर्मल। अच्छा, फाइब्रोसिस उस साइड आप लिख रहे हैं पहले में एरिथ्रोजेनिक में, तो आप एरिथ्रोजेनिक का पॉइंट बताइए मुझे, फिर मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। Yes, sir. Fibrosis of abnormal myocyte results in aneurysmal dilatation. Yes, sir. Aneurysmal dilatation. ये कंप्लीट हो गया। Yes. अब दूसरे साइड आ जाइए। Thrombus convert into fibrous tissue. As the disease progresses. फोर्थ पॉइंट लिखिए,
the contractile activity and myocardium lost the contractile activity. Myocardium lost the contractile activity and cause arrhythmia. And cause arrhythmia. And cause arrhythmia. दूसरी तरफ लिखिए obliteration of ventricular cavity obliteration of ventricular cavities comma tricuspid valve and mitral valve are seen. सर ऑब्लिटरेशन आपने बताया था ना, रुकावट बताया था ना। हाँ, रुकावट मतलब ये ऑब्लिटरेशन मतलब खत्म हो जाना, इरेज हो जाए कोई चीज, इरेज हो जाए। पहले वहां पे कोई चीज थी अब वो नहीं है, कैविटी थी अब वो कैविटी खत्म हो गई, इतना ज्यादा वहां पे टिश्यू फाइब्रोसिस हुई कि कैविटी बिल्कुल बंद हो गई एक तरह से। जैसे कैविटी को खत्म, जो एक नॉर्मल कैविटी है उसको खत्म कर देना, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको खत्म कर देना, या बाइक जो वाल्व है मिट्रल वाल्व है उसको खत्म कर देना। सर कस्ब भी तो वही होते हैं ना। हाँ, एंडोकार्डियम से ही तो कस्ब बनते हैं। तो अगर एंडोकार्डियम में प्रोसेस हो रही है उसके बाद थ्रोम्बस बन रहा है और थ्रोम्बस बाद में फाइब्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें और वो भी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हिस्टोपैथोलॉजिकल साइन shows histopathological sign shows inflammatory cells infiltrate in the abnormal area of myocardium. सर अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट हो रहे मायोकार्डियम में तो फिर इन्फ्लेमेशन भी होगा मायोकार्डियम में। हाँ, इसीलिए तो मायोकार्डाइटिस डेवलप होगी। यस सर, मायोकार्डाइटिस डेवलप होगी। ओके सर। दूसरी तरफ देखिए हिस्टोपैथोलॉजी साइन शोज
massive endocardial fibrosis with increased eosinophils in blood. With increased eosinophils in blood. So with increase is eosinophils, eosinophils, eosinophil, eosinophils in blood, eosinophils in blood. अगर आप स्टोक के साइन देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में बायोप्सी के बाद चेक करेंगे, तो उसमें आपको मैसिव एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस दिखेगी, और उसके साथ आपको ब्लड टेस्ट अगर करेंगे तो उसमें आपको एस्टोफिलिया दिखेगा, मतलब एस्टोफिल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। सर ये एलर्जी इनहिबिट करते हैं ना साइनस? हाँ, जिन लोगों को बहुत जुकाम रहता है, इन्फ्लेमेशन, एस्टोफिल्स बहुत बढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, हमेशा बढ़े रहना भी ठीक नहीं होता। यस। तो कहने का मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है, जो एरिथमोजेनिक जो राइट वेंट्रिकल डिस्प्लासिया है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? सर जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन। Erythmogenic right ventricular dysplasia is a genetic disease caused by gene mutation. दूसरी तरफ का कॉज कौन बताएगा? सर इजोनोफिल्स का एक्युमुलेशन हो जाता है इस वजह से, ब्लड में बढ़ जाता है, इन्फेक्शन और और कौन बताएगा? पहले क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? स्नोफिल्स तो बाद में आ रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, थ्रोम्बस थ्रोम्बस बन रहा है, थ्रोम्बस बन रहा है। तो डिफेक्ट इन ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग टाइम। फिजियोलॉजी में पढ़ा था ना हमने, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। यस सर। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, उनका रोल होता है ना। यस सर। तो आप उसको क्या हम बोलते थे? थ्रोम्बोसिस। जो आपका ब्लड कोआगुलेशन है, डिफेक्ट ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी का जो कॉज है, डिफेक्ट इन ब्लड कोआगुलेशन। लेकिन ब्लड कोआगुलेशन का जो डिफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि, तो फिर वो डिसेमिनेटेड होना चाहिए, पूरी बॉडी में होना चाहिए। यहाँ पे पहले भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी वजह से सर स्टेनोसिस जो वॉल्स की है, वॉल जब खराब हो जाएंगे तो वहाँ ब्लड रुकने लगेगा एट्रियम। इसलिए थ्रोम्बस फॉर्म होगा, और वो थ्रोम्बस में फिर फाइब्रोसिस होगी जो उसको और वर्स कर देगी। एनाटॉमिकल डिफेक्ट आप लिख सकते हैं, एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन हार्ट, ब्रैकेट में वैल्वुलर डिफेक्ट लिख सकते हैं। हो सकता है वैल्वुलर डिफेक्ट जो वो कॉज कर सकता है, प्लस कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स, कोई भी कोआगुलेटरी डिसऑर्डर अगर है उसकी वजह से भी होगा कि बड़ी फ्रीक्वेंटली थ्रोम्बस फॉर्म होते होंगे। तो इस तरह से डिफरेंस लिखा जाता है, ठीक है। ढूंढ के पॉइंट, ढूंढ के, वो होता है ना, छन्नी लेके छाना जाता है, निकाला जाता है कि कैसे हम पॉइंट बनाएं। खाली लाइन इधर पूरा लिख दिया और उधर पूरा लिख दिया, उससे मजा नहीं आता। अब आप देखिए, पढ़ेंगे ना तो आपको दोनों चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी, ये क्या है और वो क्या है, वो क्या है और ये क्या है। और इन दोनों के बाद आप इसमें दोनों में जो इसके स्लाइड वाले पिक्चर हैं वो बना लीजिएगा।
सर ऑब्लिटेटर में क्या लिखना है ये कॉज सर कॉज Cause में anatomical defect with defect in coagulation, blood coagulation. देखिए ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये वाला जो पिंक वाला है उधर वाला मत बनाइएगा, ये जो पिंक है स्लाइड वाला, और इसमें ये वाला आ गया ऑब्लिटरेटिव में, ये वाला थॉमस वाला। ठीक है सर जी। एक चीज पूछे थी सर ट्रांस म्यूरल हाँ, ट्रांस म्यूरल का टर्म का मतलब क्या ट्रांस म्यूरल का मतलब ये है कि जैसे पूरा एक लेयर एक साथ अंदर तक चलती चली जाती है। अगर डिफेक्ट शुरू हुआ तो जैसे फोकल उसमें बढ़ता चला जाएगा, लेयर के साथ। यस सर। और सर एन्यूरिज्मल डायलेटेशन की वो टर्म का एन्यूरिज्मल जो होता है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है बलून। जो पहले एक बलून आप बनाइए, जैसे किसी दीवार, जैसे आप लोग आटा गूंथते हैं, तो जैसे जब आटा बराबर कर देते हैं गूंद के, तो उसके अंदर एक उंगली ऐसे अंदर कर दीजिए, दबा दीजिए उंगली से, एक ऐसा बलून जैसा मतलब एक कैविटी जैसी बन जाएगी। यस सर। तो ये आटे को आप समझ लीजिए कि हार्ट की दीवार है, और वहां पे कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस हुई तो उसमें गड्ढा बनाती चली गई, तो वो बलून जैसा बन गया। ठीक है, अब जैसे बलून जैसा बन गया तो वो फैल जाएगा। और अगर 10 बलून बना दिए जाए तो कैसे होगा, तो बिल्कुल ही लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी। यस सर। जितने ज्यादा कैविटीज मतलब हो जाएंगी, हाँ बनती चली जाएंगी, तो वो कैविटी फैलती चली जाएगी और वो लूज हो जाएगी, मतलब वो अच्छा नहीं होता, तो वो डायलेट हो जाएगी। हाँ, जैसे हम लोग खाना भी ज्यादा खाते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ज्यादा खाना खिलाओ तो ज्यादा खाना खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो ठीक नहीं होता, वो चीजों को डायलेट कर देते हैं। तो खाने को बर्न करने के लिए भी तो हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एनर्जी भेज रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन भी तो होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो तो सोचते हैं कि बस हम एनर्जी खा रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी को खाने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए भी तो जो बॉडी में स्टोर एनर्जी वो भी तो यूज होती है। इसलिए ऐसा होता है कि जैसे हरियाणा के जो लोग होते हैं वो ज्यादा मतलब दूध नॉल ज्यादा वो हेल्दी भी दिखते हैं सर, और दूसरे स्टेट के वो पतले दिखते हैं। हाँ, वो वाली डाइट लेना चाहिए जो बहुत न्यूट्रिशियस हो, जो हमें कम मेहनत से ज्यादा चीजें दे दे। जैसे मिल्क है, तो मिल्क आपने लिया, मिल्क आपको ज्यादा फायदेमंद चीजें देगा। अब जैसे आप बहुत ऑयली स्पाइसी अच्छे वाले खाने खाएंगे, तले भुने वाले, तीखे वाले, तो उनका ब्रेक डाउन में बड़ी मेहनत पड़ेगी। आपने देखा है जब शादी के बाद हम खाना खा के आते हैं तो सुबह आँख खुलती है तो बहुत बुरा लगता है। यस सर। बहुत अनईजी सर हैवी सारी अच्छी चीजें रात में खाते हैं, दोपहर में तकलीफ होती है ना, वो अच्छा नहीं लगता कि एक तो दूसरे लोगों की अच्छी बुरी बातें और उस पर से खाने का बोझ, तो दो चीजें हैवी हो जाती हैं, होता है ना। सर अच्छी होती है बातें, बुरी तो हाँ, बुरी नहीं होती है कुछ, मतलब हमेशा अच्छे लोग होते हैं ना, उनके लिए लोग तो अच्छी बातें करेंगे। किसने बोला कि सिर्फ अच्छी बातें होती हैं? तो अच्छे लोगों के लिए भी अच्छी बातें होती है। हाँ, तो वो मतलब मेरा कहने का ये कि इतना हैवी डाइट जब हम लेते हैं, मतलब खाना तो हम ज्यादा नहीं खा पाते हैं शादियों में, लेकिन वो खाना बहुत रिच होता है, उतना खराब वाला रिच होता है जो कि डाइजेस्ट करने में बॉडी थक जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत हैवीनेस लगती है, सर बहुत भारी होता है और आंखें भारी होती हैं, दिमाग भी भारी होता है। आंखें भारी होती हैं वो तो मेकअप की वजह से हो सकती है, आंखें भी तो नहीं भारी होती हैं आंखें, लेकिन फिर भी ये है कि कहने का मतलब ये है कि
डाइट हम बोलें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली उसको डाइजेस्ट कर ले, उससे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना बने और हमारी जो स्टोर एनर्जी है वो दूसरी फिजिकल एक्टिविटी में यूज हो, इन सब चीजों में वेस्ट ना हो कि जितनी हमने बनाई नहीं उतनी से ज्यादा हमने बर्न कर दी, वो सारी चीजें ठीक नहीं है। तो अब हम करेंगे सर, इसका इस टर्म का क्या मतलब है? इनफिल्ट्रेट, इन्फॉर्मेशन समझ आई है, इनफिल्ट्रेट इसमें कैसे यूज करेंगे? होता है जैसे कोई चीज जो होती है ना, किसी को पेनिट्रेट करती हुई चली जाती है, अंदर घुसती हुई चली जाती है, मतलब जैसे ब्रांचिंग होती चली जाती है कोई चीज की। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं कि सर कैपिलरी टाइप, जैसे कैपिलरी के मतलब वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है, जैसे कि सर ग्लोमेरुलस से बता दीजिए, ग्लोमेरुलस में इन्फिल्ट्रेशन होता है। हाँ, मतलब जैसे कि कोई चीज बहुत डीप तक चली जाए, अंदर डीपली लोकेट करने लगे, सीटेड हो जाए, बहुत अंदर तक वो पहुंच जाए, मतलब बिल्कुल जड़ तक जाना, जैसे कहते हैं ना इतनी अच्छी तरह से पढ़िए कि बिल्कुल एकदम बेस तक आप पहुंच जाएं, कि उसकी जड़ तक पहुंच जाए, वैसे वाला। यस सर, यस समझ आ गया। तो उस तरह से होता है वो। और आज हमारा क्लास कितने बजे तक है अभी? सर 1 बजे, 12:30 12:30 तक है। अच्छा, अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:13। ठीक है, तो हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मायोकार्डाइटिस। ठीक है सर, इसके डिफरेंस में डायग्नोसिस नहीं आएगा? हाँ, डायग्नोसिस छूट गया। तो डायग्नोसिस में जो आपने ये हिस्टोपैथ लिखा है इधर वाले में, आप इसकी तो डायग्नोसिस में आप ये लिख दीजिएगा बायोप्सी और ब्लड टेस्ट। किसमें? जो आपका ARVD नहीं, ऑब्लिटरेटिव में बायोप्सी और ब्लड टेस्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपको फाइंडिंग मिलेगी इस्नोफिलिया की, इओसिनोफिल्स के बढ़ने की, और उसमें डायग्नोसिस में लिखिएगा बायोप्सी। और हमेशा कोई भी डायग्नोसिस होती है तो उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूर होता है। तो डायग्नोसिस में अगर आप उसमें लिखेंगे, लिखिए दोनों की डायग्नोसिस, पहले की डायग्नोसिस लिखिए, उसमें लिखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, बायोप्सी। इधर जो डायग्नोसिस में आ जाइए, इधर डायग्नोसिस में आप लिखेंगे, इधर आप डायग्नोसिस में लिखेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ब्लड टेस्ट। उसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं, एक डायग्नोसिस और लिख सकते हैं, बताइए क्या अगले वाले में, एरिथ्रोजेनिक्स में? सर हार्ट रेट, हार्ट पंपिंग का अमाउंट। थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर सोच के बताइए। सर पेडिग्री एनालिसिस जो म्यूटेशन वाला वो होता है, जीन टेस्टिंग। हाँ, जीन टेस्टिंग। सर क्लिनिक और डायग्नोसिस ARVD में सर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ECG, जीन टेस्टिंग, और थर्ड फोर्थ वन इज इकोकार्डियोग्राफी और बायोप्सी। बायोप्सी तो ऑब्लिटरेटिव है ना? दोनों में होगा, बायोप्सी तो दोनों में करेंगे। दोनों में है। की फाइब्रोसिस हो रही है, उसमें थ्रोम्बस की वजह से फाइब्रोसिस हो रही है, इसमें जो है वो एडिपोज टिश्यू के जमा होने की वजह से फाइब्रोसिस हो। यस सर। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं।